नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर सीरीज का 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लेकर, जिसमें यूपीएससी, आईएएस, ईपीएफओ और जितने भी स्टेट पीसीएस है उनको लेकर वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जितने भी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। उसका नाम है ईपीएफओ, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। 420 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन आया, ठीक है ना। इसका 4 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो लगभग सब सिलेबस सेम है। तो आप लोग इससे जुड़े रहें, ताकि कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इससे कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन करने वाला है, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। ये लगभग जितने भी एग्ज़ाम है, लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है, ठीक है ना। तो इसको लेकर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसमें आप जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना करने की ज़रूरत है, क्या या किस तरह काम करता है। प्लस इसमें पीटी और पीटी प्लस मेंस का सारा क्वेश्चन इसमें आज हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि हम लोग आईपीआर, रिटेन वर्ड और डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ को डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट अभी नया जुड़े हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि वो प्ले लिस्ट में जाएँ और चारों वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उनको देखें। तब जाके आपको कहीं न कहीं कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि आसानी से आप पीटी और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो कंटिन्यू सीरीज में देखते आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बातें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आईएमए पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग इस सीरीज का वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वर्ल्ड बैंक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पिक्चर देख लेते हैं, तब इससे क्या होगा कि आपको एक विजन बनेगा कि हम लोग वर्ल्ड बैंक क्यों पढ़ रहे हैं। चाहे किसी चीज़ का पढ़ने की जब तक आप मोटो नहीं समझ पाइएगा कि हमको इस सिलेबस में क्यों पढ़ा जाता है, यूपीएससी चाहे जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन में क्यों सिलेबस को रखा गया वर्ल्ड बैंक है। आप देख रहे हो ये वर्ल्ड बैंक, आप देखो मतलब जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कहीं न कहीं इंडिया को $1 बिलियन कहीं न कहीं ये हेल्प किया है। तो समझ रहे हो, कहीं न कहीं जो भी वर्ल्ड में कुछ भी क्राइसिस हो तो कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक वहाँ मदद करता है। पहला पिक्चर हो गया। अब दूसरा पिक्चर देखो आप। अब देखो केरला केरला को भी वर्ल्ड बैंक ने लगभग ढाई 250 बिलियन डॉलर दिया है, ठीक है ना। अब इधर देखो, कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट के लिए भी कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक ये दिया है। तो आप देख रहे हो विभिन्न सेक्टर में, जितने भी डिफरेंट सेक्टर में कहीं न कहीं वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड। अब देखो यहाँ ये क्या है, कोरोना तो अब डिज़ास्टर ही वर्ल्ड के लिए है, तो यहाँ पे जितना भी वर्ल्ड बैंक के बन सका उतना पैसा दिया, ठीक है ना। ये तो डिज़ास्टर के रूप में आ गया, ठीक है ना। प्लस डिजिट के रूप में भी देख सकते हैं, जितना भी रोग के रूप में देख सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहीं न कहीं व्याप्त है, इसके लेवल पे कहीं न कहीं इसको लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा मदद की जाती है। इसके अलावा आपको पिछली बार केरल में तरह-तरह की समस्या आया था, उसको देने के लिए भी कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक ने केरल सरकार को दिया था। इसी तरह बिहार सरकार को भी वर्ल्ड बैंक द्वारा समय-समय पे पैसे दिया जाता है, ताकि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। और उसके बाद अभी कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट के लिए भी वर्ल्ड बैंक दिया था। तो ये एक बेसिक चीज़ जो हम आपको पिक्चर के थ्रू, जो न्यूज़पेपर में बता, उसके थ्रू मैं आप लोग को बताना चाह रहे थे कि किस तरह ये काम करता है। चलिए, अब देखो वर्ल्ड बैंक जानने से पहले हम लोग को थोड़ा-सा इसका पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेंगे, जो कहीं न कहीं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए, जितने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बिल्डिंग जो है वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन डीसी क्या हो गया, तो वाशिंगटन डीसी इसकी हो गई हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, तो कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड में जो गरीबी है ना, उसको फ्री करना, ठीक है ना। वर्ल्ड में जितनी भी गरीबी है उसको जड़ से खत्म करने के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है ना।
इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो 1945 से काम कर रहा था। जैसा कि आप लोग को बता रहे थे ब्रेटन वुड के सम्मेलन में 2 संस्थाएँ निकली थी, ठीक है ना? ब्रेटन वुड का सम्मेलन हुआ था, 2 संस्थाएँ बनी थी, जो एक आईएमएफ, ठीक है? एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना? तो उसी समय से इसका फॉर्मेशन चलता आ रहा है। और जो भी नए-नए वीडियो आए हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वीडियो को आप देखें, तब जाकर आपको इंटेंट लिंक हो पाएगा। वरना वीडियो देख लोगे, बट आगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा पीटी का, मेंस का, तब समझ में आएगा ये वीडियो का इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? अब ये संस्था किस तरह का है? ये फाइनेंशियल संस्था है, ठीक है ना? मतलब वित्तीय संस्था है, ठीक है? अब इसका एक मेंबरशिप देख लीजिए, आपको बताए थे कि टोटल 89 कंट्री है, ठीक है ना? चूँकि आईएमएफ का टोटल मेंबर कितना है? आप लोग को बताए थे कल वीडियो में 89 है, ठीक है? तो जब आपको एक भी बताए थे कि ट्यून सिस्टर है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब जो आईएमएफ का सदस्य होगा, डब्ल्यूबी का होगा, मतलब वर्ल्ड बैंक का होगा, तो जितना इसका मेंबर कंट्री होगा, उतना भी इसका ही मेंबर कंट्री है। अब यहाँ एक आ रहा है कि आईडीए क्या है? तो आईडीए में क्या है टोटल? आईडीए आगे विशेष बताएँगे। अब यहाँ तक समझ लीजिए कि 177 कंट्री है। जब आगे जब पढ़ाया जाएगा, तो आपको आईडीए क्लियर होगा, पेशेंस रखिए, ठीक है ना? इसमें इसी वीडियो में सारा क्लियर होगा। अब ये देखिए, डेविड रॉबर्ट मालपास जो हैं, एक प्रेसिडेंट है किसका? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना? याद रखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, खास करके पीसीएस में, ठीक है? जितने भी पीसीएस एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, ठीक है? चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे जितने भी एसटीटी पीसीएस हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। इनको याद रखिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप लोग को वर्ल्ड बैंक का सिलेबस मेन रूप से स्टार्ट हो रहा है, समझिए, देखिए, थोड़ा आसानी से समझिए, ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक क्या है? जैसे वर्ल्ड बैंक को समझने के लिए, विश्व बैंक को समझने के लिए 2 चीज़ इसके अंतर्गत पहले आ जाता है, ठीक है ना? एक आईबीआरडी, एक आईडीए, ठीक है ना? अब इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर या सम्मिलित करके वर्ल्ड बैंक बनाया गया, ठीक है? तब कहेगा कि वर्ल्ड बैंक क्या है? तो एक आईडीए और एक आईबीआरडी दोनों मिलाकर क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आईबीआरडी क्या है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ हम लोग डिस्कशन किए थे ना कि एक आईबीआरडी हो गया, आईडी हो गया। तब हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं आईबीआरडी, ठीक है? तो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो देखते हैं इसका ये काम कब से कर रहा था? 1945 से काम कर रहा था, ठीक है? अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में, ठीक है? अब इसका वर्क क्या है? त जितनी भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, जिसका पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम जिसका है $1026 से लेके 12,000 $12,475 के बीच हो, ठीक है ना? वो उसको गरीबी निवारण के लिए विकास परियोजनाओं, ठीक है ना? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अभी कुछ देर पहले आपको 3 पिक्चर दिखाएँ, एक केरला का आपको दिखाएँ, ठीक है? कोरोना वायरस के लेकर दिखाएँ, और एक दिखाएँ कोस्टल ज़ोन के लिए, समझ रहे हैं ना? तो कोस्टल ज़ोन है क्या? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस से कहीं न कहीं पूरे तरह से किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा, यहाँ काम करने के लिए हुआ। कोई केरला में जो भी तबाही आया उसके लिए काम किया गया। तो क्या कर रहा है यहाँ? गरीबी निवारण के लिए विकास परियोजना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, ठीक है ना? तो यहाँ 2 चीज़ बात का मतलब यहाँ है, विकास परियोजना प्लस दीर्घकालिक ऋण, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म ऋण व्यवस्था करता है, ठीक है ना? अब अब यहाँ एक शब्द आ रहा था एमआईसी, ठीक है ना? एमआईसी क्या है? मिडिल इनकम कंट्री। अब मिडिल इनकम कंट्री जिसका इनकम बहुत ही कम हो, जैसे भारत भी इसी देश के अंतर्गत आता है। एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री, एक लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री। इसके लिए अलग हम लोग वीडियो जब आगे बनेंगे तो इसको बनाएँगे, ठीक है? अब इसका उद्देश्य देख लीजिए, क्या इसका आईबीआरडी को भी, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी जितना सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जितने भी विश्व मतलब जर्जर हो गया था, तरह-तरह तबाह हो गया था, अर्थव्यवस्थाएँ तहस-नहस हो गई थी, उस
अर्थव्यवस्था को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यूएनओ के अंतर्गत जितने भी कंट्री थे, यूके, यूएसए और जितने भी 28 देश और 45 देश थे, सब मिलके इसको विकास के लिए बनाया गया। समझ गया ना? था इसका क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक के समय जो अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति हो गया था, उसको पुनः निर्माण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि विकास हो, उसके लिए ऋण उपलब्ध करवाना। चलिए आगे देखते हैं। ये कहा जाता है आईबीआरडी जो है, विश्व बैंक का सबसे पुरानी संस्था है, ठीक है ना? विश्व बैंक की सबसे पुरानी संस्था है, जो कि इसमें विश्व बैंक में कौन-कौन सा आ रहा है? आईबीआरडीए आ रहा है, आईडीए आ रहा है, आईएफसी आ रहा है, मीगा आ रहा है, एक और है, ठीक है ना? इसी तरह काम करेगा इसका। अब इसमें देख लीजिए, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर इस तरह आईए बीए डीए को पूछा जाए कि आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा मेंस का क्वेश्चन है, पीटी का भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका प्रमुख क्षेत्र, काम करने का प्रमुख क्षेत्र था कि कृषि के विकास के लिए, सिंचाई के लिए, शहरी के लिए, स्वास्थ्य के, इस तरह बहुत सारे परियोजनाएँ जो है के लिए काम किया गया। जैसे मान लीजिए किसी को ऐसा कोई गरीब देश है जहाँ एग्रीकल्चर का अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाया, उस टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है, शहरी डेवलपमेंट के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए, हेल्थ के रिगार्डिंग बात हुआ ना, तब इससे कि कोरोना है, तब भारत को दिया ही, इसके अलावा और देशों को लेकर, तो क्या हेल्थ और देशों को मदद किया ना, तो यहाँ यहाँ हेल्थ सेक्टर आ गया। इसी तरह जो भी परियोजना है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरा था आईडीए, ठीक है ना? एक आईबीआरडीए हो गया, एक आईडीए हो गया। आईडीए हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना? अब इसकी स्थापना हुआ था 1960 में, ठीक है? इसका मेन क्या था कि सदस्य देशों में आधारभूत संरचना का विकास तथा आर्थिक विकास, मतलब क्या कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोल, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसको आधारभूत संरचना बोलते हैं। इकोनॉमिक का टॉपिक है, जिसमें जब आगे जब पढ़ाएँगे, तो इसमें पूरा बेसिक मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसमें सब कवर करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, सड़क, बिजली, पानी, ठीक है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध है। अब आर्थिक विकास का मतलब कोई देश मतलब विकास के मुख्य धारा में आ सके, ठीक है? इसके लिए ये काम करता है। अब देखिए आईआईडी का स्थापना के समय भारत आईडीए का सबसे बड़ा लाभ प्राप्तकर्ता देश था। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय आईबीआरडी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो तरह-तरह की उससे सुविधाएँ मिल रही थी भारत को। क्योंकि पैसे के जो किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए जो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से पैसे ले सकते हैं। इसको क्यों लिया जाता है कि चूँकि कहीं न कहीं इसका जो और संस्था है, इससे कम लोन पे ब्याज मिला जाता है। अब इसका काम क्या है? देख लीजिए, दुनिया का सर्वाधिक निधन, मतलब जितना भी पॉवर्टी मतलब गरीबी है, जो गरीबी इसको बोल लीजिए, राष्ट्रों के लिए गरीबी दूर करने के लिए अत्यधिक लंबे समय के लिए ब्याज मुक्त, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से एक टर्म आ रहा है ब्याज मुक्त, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो ये होगा इंटरेस्ट फ्री होगा, ठीक है? या कम ब्याज, मतलब नॉमिनल चार्ज के आधार पे ऋण उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना? एक अनुदान होता है, अनुदान अनुदान देना, एक ऋण और अनुदान। अब अनुदान समझिए क्या होता है? ग्रांट होता है ना, एक तरफ़ा होता है, ठीक है ना? वन वे होता है, कि जैसे वन वे का मतलब मान के समझ लीजिए क्या हुआ कि एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना? तो एक्स द्वारा दिया गया पैसा वाई का होगा, ठीक है ना? तो एक्स कभी एक्सपेक्टेशन ना करे कि हमको ये दोबारा पैसा ये वापस देगा, ठीक है ना? जैसे कि कैसा, इसको कैसे समझिए कि सब्सिडी हो गया, जितनी भी सब्सिडी होता है ना, सब्सिडी हो गया, सब्सिडी सब्सिडी प्लस दूसरी चीज़ क्या हो गया कि पीआरआईज़, ठीक है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसमें जितनी भी ग्रांट दी जाती हैं तो वन वे होता है, ठीक है ना? तो इसके वापस आने की संभावना होता है, इसे बोलते हैं अनुदान, ओके? अब दूसरा देख लीजिए, इसको होता है वर्ल्ड बैंक को सॉफ्ट लोन कहा जाता है, ठीक है ना? सॉफ्ट लोन विंडोज़, ठीक है ना? सॉफ्ट लोन विंडो का मतलब उदार खिड़की, कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट लोन विंडोज़ इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहली चीज़, यहाँ 3 पॉइंट डाल लीजिए, अत्यधिक लंबे समय तक ब्याज मुक्त, कम ब्याज पे, ठीक है, अनुदान। 1-2 मतलब क्या होगा, लंबे समय तक ब्याज मुक्त, कम अनुदान। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो। समझ में आ रहा है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट लोन विंडोज़ क्यों कहा जाता है?
कि अत्यधिक लंबे समय पे हम जो ब्याज देंगे, आपका उसका कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल मुफ्त होगा, ठीक है? अनुदान समझ गए, 1 वे होता है ये, ठीक है ना? और लिखा है क्योंकि मतलब वर्ल्ड बैंक का कोई भी ऋण इससे सस्ता नहीं होता है, इस वजह से इसे सॉफ्ट लोन विंडोज कहा जाता है। इसमें जितने भी आपको पॉइंट बनाया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं एमसीक्यू बनेगा। इसलिए इस वीडियो को पॉज़ करके आराम से पेन डाउन करें, लिखते रहें ताकि आपको ये बनेगा। एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी कोई स्टैंडर्ड बुक, इकोनॉमिक में जितने अच्छे बुक हैं, नोट्स है, क्लास नोट्स है, सबको मिलाकर ये नोट्स बनाया गया है, ठीक है ना? तो आपको याद रहे कि इसको एक-एक बिंदु को आप लोग बारीकी से देखेंगे, ठीक है? प्लस मैं जो बोल रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनें, ठीक है? अब देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, तो देखिए डब्ल्यूबी ग्रुप के 3 संस्थाओं के अलावा 3 संस्थाओं 2 सॉरी 2 संस्थाओं के अलावा एक तो आईडीए प्लस आईआरडी, ठीक है ना? आईआरडी बता रहा हूँ, एक ये देखिए, ठीक है ना? एक तो ये हो गया आईबीआरडीए प्लस आईडीए, ये दोनों के अलावा मतलब क्या कर रहा, इन दोनों के अलावा 3 संस्थाओं के अतिरिक्त, ठीक है ना? यानी इस ये 3 यहाँ हो गया, अब प्लस 2, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं डब्ल्यूबीजी। समझ में आ रहा है ना? अब देखो 2 तो ऊपर हो गया, ठीक है ना? आईआरडीए एक आईडीए, ठीक है? तीनों मिलाकर बात का मतलब ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें कौन-कौन सा था? आईएफसी, मेगा, आईसीएसआईडी, ठीक है ना? अब पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें सबसे बड़ी और सबों में इसमें सबसे बड़ी बात क्या आता है, ये प्राइवेट फॉर्म जो है ना, प्राइवेट फॉर्म मतलब जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, उसको बात के मतलब निजी को निजी संस्था को इसको क्या करता है, लोन देता है, ठीक है ना? अब आईबीआरडी आईडी द्वारा सदस्य राष्ट्रों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाते हैं। यदि आईबीआरडीए और आईडीए जो सदस्य राष्ट्र हैं, उसके जो भी प्राइवेट फॉर्म होंगे, उसको सस्ता ऋण उपलब्ध करवाएंगे। जबकि जबकि आईएफसी, ठीक है ना, सदस्य राष्ट्रों के निजी क्षेत्रीय संगठनों कंपनियों को वाणिज्यिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। वाणिज्यिक ब्याज में कमर्शियल रेट, ठीक है ना, कमर्शियल रेट पे उपलब्ध करवाएगा। जो भी बात को निजी प्राइवेट फॉर्म है ना, उसको निजी रेट पे उपलब्ध कराया जाएगा। इस संदर्भ में कंपनी की इक्विटी, ठीक है, और पूंजी में भी योगदान होता है। मान लीजिए कि कोई एक्स नाम की कंपनी है, अब बात का मतलब इसको पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, अब जाके आईएफसी के पास जाएगा कि भैया हमको पैसे दो, ठीक है ना? तो पैसे देने के लिए इसके पास कुछ चाहिए ना रखने के लिए, तब कुछ देगा कि नहीं ऐसा करो मेरे पास 10%, 10%, 12% आप इक्विटी ले लो, कहाँ रख देगा? आईएफसी, और उसके बदले में पैसे दे देगा। क्लियर? बस यही इसका मतलब ये था। अब चलिए, इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पूँजी एकत्र करने में इस कंपनियों को मदद करता है। अब कहा था कैपिटल मतलब कैपिटल को एकत्र करने के लिए, किस तरह होगा? या बात का मतलब आप इक्विटी दो, ठीक है? इक्विटी दो या फिर अपना शेयर बेच दो, ठीक है ना? इसको लेकर तब जब तक आप कोई भी मान लो कि एक्स नाम की कंपनी है, इसके पास पैसे कमी है, तो मार्केट से पैसा लेने के लिए क्या होगा? अपना इक्विटी बेचे, शेयर बेचे, तब जाकर ना इसको बात का पूँजी इकट्ठा होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। विकासशील दुनिया में भी यह निवेश को फ़ायदे का सौदा है, ठीक है ना? अब प्राइवेट इन्वेस्टर को भी प्रमोट करता है। प्राइवेट इन्वेस्टर का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइवेट फर्म है किसी सदस्य का देश, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस हो गया, भारत में रिलायंस हो गया, ठीक है? टाटा हो गया, बाटा हो गया। अब मान लीजिए इसको पैसे की ज़रूरत होगा, विदेश में से कहाँ से लेगा? ये डायरेक्ट जब भागता हुआ कहाँ, किसी आईएफसी के पास जाएगा कि नहीं भाई, अब रिलायंस हो गया, चाहे टाटा हो गया, चाहे इसके पास जाएगा, हमको इतना पैसा जाओ, तब रिलायंस क्या करेगा? अपना इक्विटी दे, शेयर दे, इस तरह से उसको ये करेगा। चलिए, यहाँ एक चीज़ देखिए बहुत मतलब आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा-सा बार-बार कन्फ्यूजन हो रहा होगा, निवेश निवेश, इन्वेस्टर। चलिए इस निवेश आ रहा है तो आखिर ये क्या है? ये भला है क्या? चलिए
इसको थोड़ा-सा हम लोग निवेश थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना? देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जनरली दोस्तों इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफडीआई, ठीक है ना? इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? अन्य किसी एक विदेशी निवेशक द्वारा मेज़बान राष्ट्र मतलब होस्टिंग कंट्री को किसी एक कंपनी इक्विटी अथवा अन्य वित्तीय उपकरण जो अनिवार्य रूप से इक्विटी परिवर्तन में हो, माने उसका 10% हो, ठीक है ना? या अधिक हो, एफडीआई कहलाता है। आप इसको समझने के लिए पहले थोड़ा-सा समझेंगे। देखिए एक फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण देख रहे हैं वॉलमार्ट के साथ हुआ, जियो का मतलब लगभग 9.9 लगभग 10% मान के चलिए, इसको दिया गया। तो क्या ये एफडीआई के अंतर्गत आया? बिल्कुल आया, ठीक है ना? इसमें देखिए एफडीआई के 2 प्रकार होता है, एक ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड, ठीक है ना? अब समझिएगा आराम से चूँकि ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड आगे आने वाला है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ समझिए। अब ग्रीन फील्ड हम एक लाइन में समझिए, किसी एकदम नई कंपनी के निर्माण के समय की जाने वाली एफडीआई। अब जैसे बिस्तरा का, ठीक है ना? बिस्तरा एक फ्रेश कंपनी थी, तो इसमें जो एफडीआई की गई, तो इसको ग्रीन मतलब जब जो नया-नया कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब ब्राउन फील्ड के एफडीआई क्या हो गया? रेनवैक्सी, ये बहुत पहले चला आ रहा है। रांची कंपनी द्वारा इसका ये किया गया। ओएनजीसी जो कि एक नाइजीरियन कंपनी को खरीदा, ठीक है ना? तो ब्राउन फील्ड आने मतलब और जो पहले चलता आ रहा है। अब देखिए जियो और फ्लिपकार्ट के संबंध समझ लीजिए। ठीक है ना? लगभग 2016 में, हाँ, 2016 में कितना 17% मतलब क्या-क्या फ्लिपकार्ट का शेयर किसने वॉलमार्ट में अधिग्रहण कर लिया। समझ रहे हैं? जिसे बोलते हैं निवेश एफडीआई, समझ रहे हैं आप? कि आप दूसरी चीज़ हो गया देखिए अभी कुछ दिन पहले लाइव मिनट का एक खबर है कि फेसबुक ने किसको जियो के साथ टाई अप कर लिया कितना का 10% का। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, निवेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, चलिए। अब तीसरा हम दूसरा इसका पढ़ते हैं आईसीआईडीएस, ठीक है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में, ठीक है ना? यह सदस्य राष्ट्रों में एफडीआई के अनुबंधों से जुड़े विवादों को समाधान करता है, समझे ना? अब देखो विवाद को समाधान करेगा किसके? एफडीआई। तो एफडीआई समझ रहे थे ना? ये कौन-सा हो गया? एफडीआई 2 तरह का होगा, एक ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड, ठीक है ना? तो इसके संबंधित जो भी विवाद आएगा, इसका डिस्प्यूट करने का काम कौन करेगा? आईसीडीआईएस। अब जैसे मान लीजिए कि हाई अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोई भी समस्या होता है, ठीक है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और कुछ भी हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है ना, इसी तरह कि एफडीआई के संबंधित जो भी विवाद होगा, उसका कौन-सा काम करेगा, कौन सुनवाई करेगा? ये आईसीडीएस, ठीक है? भारत इसका सदस्य नहीं, याद रखिएगा। पूछेगा कि आईसीएसडीआई का क्या भारत सदस्य है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें इसमें अब आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है इससे कि हमेशा कहीं न कहीं एक क्वेश्चन बनाता है कि रिपोर्ट से यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा बनाने लगा है। इसमें देखिए इंडेक्स एंड रिपोर्ट कौन-कौन सा है? देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा कौन-कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग है, ठीक है ना? अब इसमें पूछेगा जितना भी रिपोर्ट है दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ताकि देखिए आप अलग-अलग से पढ़ोगे, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है, इससे एक ना कोई क्वेश्चन आता है, कहीं वर्ल्ड बैंक से पूछ लेता है, कभी डब्ल्यूटीओ से पूछ लेता है, कभी आईएमएफ से पूछ लेता है। तो हम इसमें क्या करते हैं पहले डब्ल्यूटीओ का पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब पूछेगा ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग, तो क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। ये यूपीएससी में पूछा गया था, अब बीपीएससी में सेम क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना? अब देखा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसको जीईपी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है ना? रेमिटेंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब देखिए दोस्तों रेमिटेंस क्या है? यहाँ एक रेमिटेंस रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। रेमिटेंस का हम लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? समझाते हैं देखिए मान के चलिए, ये माली इंडिया है।
ठीक है। अब मान लीजिए इधर मिडिल ईस्ट कोई कंट्री है, ठीक है ना? इंडिया का मज़दूर गया यहाँ कमाने के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ जितना भी कमा मज़दूर हो गया, क बाट कॉलर हो गया या जो भी बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, जो भी है। अब जो भी कमाया मान लीजिए कि यहाँ $100 कमाया, ठीक है? अब $100 क्या करेगा अपने परिजन के पास भेजेगा यहाँ इंडिया, ठीक है ना? तो जो ये $100 आया दैट इज़ कॉल्ड ऑफ रेमिटेंस। क्लियर हो गया ना? बस इतना ही चीज़ समझना है बस, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है ना? अब बाकी जब लेक्चर बनेगा तो आगे बताया जाएगा। अब है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, ठीक है? इंडिया डेवलपमेंट अपडेट वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको ये वर्ल्ड बैंक के कहीं न कहीं क्वेश्चन आएगा। बीपीएससी पूछ चुका है, आईपीपीएस पूछ चुका है, आईएएस पूछ चुका है, ठीक है ना? तो ये कोच इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद कैसे करना है? पेन डाउन लेना है, 1-2 बार स्क्रीनशॉट मोबाइल पे लेकर रख लेना, अपना गैलरी में सेव कर लेना है। इसको बार-बार देखने से आपको याद हो जाएगा। इसको आप क्या करना स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बार-बार आप देखते रहना, खाना खाने वक़्त या बाहर घूमते वक़्त या दोस्तों से बात करते वक़्त जब भी देखना इसको बार-बार देखोगे, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन रीडनेस, ठीक है? ये भी जो है दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या यूएनडीपी द्वारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ कैपिटल इंडेक्स तक जहाँ यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी ही फँसाता है आपको। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज आप करके गए हैं यहाँ कैपिटल दे दिया, ठीक है ना? आप गलत मार के आ जाएँगे। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है ना? अब रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी राइज़ इसको बोलते हैं, ठीक है ना? इसके लिए योजना है, जब योजना पढ़ाएँगे तब जाकर ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये हुआ दोस्तों कि जितने भी कार्गो वाली है, शिपिंग जो हो गया, जितने भी कार्गो होता है बाहर से आता है, वो होता है लॉजिस्टिक उसमें होता है, ठीक है ना? वो कौन-सा जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। समझ में आ रहा है ना? इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल में रखें और जब भी आप खाना खाने वक़्त, चाय पीते वक़्त या स्थिर से बैठे हो तो एक बार देख लें, तब याद होगा। ऐसे आप चाहोगे रटोगे तो फिर भूल जाओगे। बार-बार स्लाइड को अपना कर के देखते रहना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक ग्लास हाफ फुल, ठीक है ना? द प्रेमाइस ऑफ रीजन ट्रेड इन साउथ एशिया। ये ध्यान देना साउथ इस कौन-सा करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। प्रॉपर्टी एंड शेयर प्रोस्पेक्टिव 2018 पीसिंग टुगेदर फॉर द प्रॉपर्टी पज़ल, ये भी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो आगे बता चुके हैं, ठीक है ना? कैपिटल इंडेक्स ये भी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। समझ में आया? ये इंडेक्सेस है जो आपको बार-बार देखने से आपको याद होगा। जैसा कि हम कल बताए थे कि जो भी संस्थाएँ पढ़ाएँगे उसके सामने जो भी बात करते हैं रिपोर्ट और इंडिकेट जारी करता है, उसको उसी समय डिस्कशन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से लिंक करने में, इंटरलिंक करने में सुविधा होगा ताकि आप बढ़िया से स्कोर पाएँ ताकि कम गलती करें और स्कोर ज़्यादा कर सकें, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये है अभी तक का आईएएस में पूछा गया। देखिए पीसीएस का हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं कि चूँकि वीडियो ज़्यादा बन जाता, इस वजह से हम सिर्फ़ आईएएस का मेंस का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना? इतना देखो आप मान लो कि पीसीएस का हो, ठीक है ना? आईबीआरडीए के बारे में बताइए, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? अब इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखिए थोड़ा-सा हम आपको हिंट देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको मैं आंसर फॉर्मेट करवाऊँगा, ठीक है ना? पहले आपको इससे पहले थोड़ा-सा आपको मैं बेसिक आइडिया दूँगा। अब इ इसके बारे में पूछ रहा था, जब इसके बारे में पूछ रहा था, अब इसी से फ्लो चार्ट बना देना, वर्ल्ड बैंक बना देना, एक आईबीआरडी बना देना, आइडिया बना देना। इसके बारे में अपना दोनों से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? कैसे-कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसका क्या काम है, ठीक है ना? इसके बाद लिखते हुए फिर इसके बाद थोड़ा-सा जिससे किस-किस का काम किया गया उसको बताना है, ठीक है ना? ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसके बाद दोनों मिलाकर आप इसमें देखो स्टार्टिंग तो ये दोनों से आएगा, ठीक है ना? बट जब आंसर लिखना है तो सिर्फ़ इस पे फ़ोकस रहना है, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अब इतना ये लिख दोगे फिर अपना लास्ट में निष्कर्ष दे देना फिर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ख़ैर इसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा अभी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोग कुछ कांसेप्ट मिल जाए, मैं आंसर राइटिंग करवाऊँगा, ठीक है ना? अब क्या ल भारत को विश्व बैंक की आवश्यकता है?
तो क्वेश्चन साफ है, क्योंकि आपको डिस्कशन किए हैं कि देखिए जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे केरला जितने भी इंडियन कोस्टल जोन का दे सकते हैं एग्जांपल, और बात करें मतलब जो भी गरीबी उन्मूलन के लिए दे सकते हैं, और तरह-तरह के जितने भी गरीब स्टेट है उसको भी बैंक दिया जाता है, उसको भी लोन दिया जाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, अभी कोरोना लड़ने के लिए दिया गया है, तब समझ आंसर लिख सकते हैं ना कैसे-कैसे लिखना है। इस सब के लेकर हम विशेष आपको आंसर फॉर्मेटिंग करवाएँगे, आपको इतना कर देंगे कि आपको मतलब आंसर राइटिंग लिखने से में इतना दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग में एक लेवल तक पहुँचा जितना आता है, मैं जितना जानता हूँ उतना आपको सिखा दूँगा। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी वर्ल्ड बैंक से भी क्वेश्चन लिखाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम में विश्व बैंक को हाल में सिफारिशें क्या है? ये देखिए 94 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बस एक रफली आपको आइडिया दे दिए कि जनसंख्या और विकास के उभरते आई सिफारिशों की तुलना में कैसी है? तो क्वेश्चन को बस बता दिए 95 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये सब जो क्वेश्चन है आपको स्टेट पीसीएस में देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, यहाँ क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग भी अपने हैबिट में लाएँ कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखो दोस्तों पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बस ये लिख के ले लो, ठीक है ना? यदि कोई आपको एक गलतफ़हमी बता रहा हो कि पढ़ने से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है ना? पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप जितना एमसीक्यू बनाओ पीटी के लिए, ठीक है ना? मेंस के लिए आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना? ये कैसे होगा? आपके लिए थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद थोड़ी-सी ब्रीफ नॉलेज होगा, उसके बाद और एक एक चीज़ और, आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर जो हमेशा मतलब जिस तरह से आप लोग रामायण, गीता बचपन में हम लोग मनोहर पोथी पढ़ते थे, उसी तरह आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब मान लीजिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के देखेंगे, पीटी मेंस दोनों। जब तक दोस्तों ये नहीं करोगे तो आप जान लो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ना यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप जब सिलेबस देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर क्या होगा आपको दायरा बताएगा नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है, ये आपको बताएगा, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा जहाँ सोते हो तकिए के पास रखो और उसको हमेशा सुबह-शाम देखो, तब जाके आपको जो 2, 3 साल, 5 साल जो बच्चे कर पाते हैं, आप कोशिश करो कि 1 साल के अंदर क्लियर करोगे, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिखाने से पहले एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो क्या मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं यहाँ एक क्लो बनाया था, ये वाली। ये जो मैं क्लो बनाया था, इसको समझो देखो थोड़ा-सा। ये ब्रुटेन वुड्स हम चाहते दोस्तों इस टॉपिक को हटा देते, ठीक है ना? हम ये चाहते इस टॉपिक को हटा देते। जब ये हटा देते ना तो आप लोग का न ये दिमाग में आता, ना ये दिमाग में आता और ना ही अभी जो आज टॉपिक वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहे हैं, वो दिमाग में आता। समझ गए ना? इस वजह से मुझे इस टॉपिक को नहीं छोड़ना पड़ा। समझ रहे हो ना? तो इसका इम्पोर्टेंस अभी देखिएगा, आप देखिएगा क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रिटेन वर्ल्ड, ठीक है ना? और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, ठीक है? तब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। इस वजह से दोस्तों मैं चाह रहा था बेसिक से लेके आपको एडवांस तक लेके जाए। आप देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड, समझ रहे हैं ना? जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, के नाम से जाने जाने वाली संस्थाएँ हैं। समझ में आ रहा है ना? विश्व को आर्थिक, वित्तीय व्यवस्था को संरचना को सँवारने करने के लिए 2 अंतर सरकारी स्तंभ है, मतलब कि गवर्नमेंटल पिलर है, ठीक है ना? पृष्ठीय रूप से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दोनों को अनेक समान विशेषताएँ हैं, मतलब इक्विलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना? तथा उनकी भूमिका कार्य अधिक समावेशी कर ये कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है? लिखें और कुछ दिन के बाद मैं एक व्हाट्सएप नंबर जारी करूँगा या फिर आप टेलीग्राम पे जाएँ आप, टेलीग्राम पे कर्मा प्लस पे जाकर आप जुड़ें, कर्मा प्लस के साइट वहाँ बना हुआ है, आप क्वेश्चन लिखें, मैं उसका रिव्यू करूँगा, कैसे-कैसे लिखना है, क्या-क्या करना है, फिर एक आंसर फॉर्मेट दूँगा। इस वजह से हम लोग इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे प्रैक्टिस करें।
चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा-सा इतना हो गया तब पीटी का इस दोस्तों ध्यान रखिए सब आईएएस का क्वेश्चन है, जितना भी है सब आईएएस का क्वेश्चन है। यहाँ भी जो देख रहे हैं आप आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित संगठनों पर पुनर्विचार करें, ठीक है ना? पूछ रहा है अब इसको क्वेश्चन आप हम चाहते हैं कि आप लोग अटेम्प्ट करें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो कि आईबीआरडी, आईएफसी, ठीक है ना? और ये क्या करा आईएफडी प्लस आईएमएफ। अब कह रहा यूएनओ का कौन-कौन सा संस्था है, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र की कौन-कौन संस्था है? तो इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? इसी तरह क्या है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना? अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ठीक है ना? अब आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए दूसरा देखते हैं। विश्व आर्थिक सामान्य ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट कौन जारी करता है? 2015 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। कौन-सा क्वेश्चन होगा आज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना? तो इसका कौन-सा करेगा? विश्व बैंक करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट देखकर क्या कह रहा है? बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ठीक है ना? तो कौन सा ये करता है? ये भी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक करेगा। अभी देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन व्यापार करने की सुविधा यानी ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग, ठीक है ना? में भारत की रैंकिंग को लेकर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही। बस ये कुछ नहीं बस खाली यूपीएससी क्या-क्या बस बात बनाया है, उलझाने के लिए बस ये समझिए कि व्यापार करने की सुविधा नहीं ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग कौन करता है? विश्व बैंक करता है। देखिए इस 2016 में तो क्वेश्चन आईएएस पूछा ही था। अब बीपीएससी भी ल लगे हाथ अपना हाथ धो लिया था। कुछ नहीं चेंज किया था, सेम क्वेश्चन ये कर दिया था। 16 बीपीएससी क्वेश्चन देखेंगे तो ये किया था। तो इसलिए जब भी आप कोई भी पीसीए देने जा रहे हो तो आइए जैसे मान लो कि आप 2020 का आप जो भी पेपर देने जा रहे हो, जितने भी स्टेट पीसीएस का देने जा रहे हो, चाहे आप राजस्थान को, चाहे एमपी का हो, चाहे कुछ किसी का भी हो, तो आपसे ये कोशिश रहेगा कि आप एटलीस्ट आईएएस का एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें जिस ईयर का। उससे क्या हो कहीं न कहीं 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हूबहू मिलेगा, ठीक है? चाहे आईएएस का हो गया, आईएएस में यूपीएससी जो भी क्वेश्चन कर रहा हो, चाहे आईएएस हो गया, चाहे सीडीएस हो गया, चाहे सीपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, 4 को आप स्टैंडर्ड लेकर चल सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।